गाइस, स्टॉक मार्केट में 90% लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिटर्न्स, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स हैं, ना कि ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि हम किस तरह से शेयर्स बाय करें, किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकें। क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने रिस्क की वजह से स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गंवा दिया। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब चलिए एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को समझते हैं जिनसे हम अपना रिस्क कम से कम कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। ये रिस्क मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें अपने पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए कि उसमें से अगर 40% स्टॉक्स लॉस में भी जाएं तब भी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट ही हो। इसे और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर कोविड-19 से पहले किसी को ये लग रहा हो कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड टूरिज्म सेक्टर ग्रो करेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है, इसीलिए लोग घूमने जाएंगे, या आज जितने लोग ट्रिप्स या ट्रैवल्स कर रहे हैं आने वाले टाइम में उससे तो ज़्यादा ही लोग ट्रैवल करेंगे। तो इसीलिए अगर किसी को ये लगता है कि टूरिज्म में पैसा लगाना एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है और उसने बहुत सारा पैसा अपना टूरिज्म से रिलेटेड शेयर्स में लगा दिया है, फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी, ओयो, IRCTC या कोई एयरलाइन कंपनी, और इवन इस चीज़ से हम में से भी कई लोग अग्री कर सकते हैं। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कुछ चंद हफ्तों में टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स पर वर्स्ट इफेक्ट हुआ है। तो अब कोविड को तो हम नहीं रोक सकते, बट अगर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के स्टॉक्स रखे, तो अगर फ्यूचर में कभी इंडस्ट्री वाइज स्लो डाउन आएगा भी तो उस इन्वेस्टर ने उस रिस्क से खुद को सिक्योर कर लिया है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को फार्मा, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल्स, IT या इवन टूरिज्म में सिस्टमेटिकली डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आए भी तो भी आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स उस लॉस को एवरेज आउट कर लें। और थंब रूल तो ये है कि किसी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में 25% से ज़्यादा जगह नहीं देनी चाहिए, जिसका मतलब आपको एटलीस्ट 4 सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट करना ही है। और गाइस, अगर आपको ये लगता है कि इंडस्ट्री वाइज स्लो डाउन वंस इन अ ब्लू मून होता है और आप तो इंटेलिजेंट हैं इसलिए आपके टाइम पे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आज से 10 साल, 100 साल, 1000 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऑलमोस्ट हर डेकेड में एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट में कोरोना, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, 2008 का रियल एस्टेट क्राइसिस या 2000 का .com क्राइसिस, इस तरह के क्रैशेस हमेशा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी जिससे हम अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो है स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है, यूजुअली 1, 2 या 5 रुपये। पेनी स्टॉक्स की तरफ यूजुअली बिगनर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते और इन्हें ये लगता है कि अगर इनके पास 10,000 रुपये हैं और अगर कोई पेनी स्टॉक 5 रुपये का है तो इन 10,000 रुपये से वो उसके 2,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, और फ्यूचर में अगर उस स्टॉक का शेयर प्राइस 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये भी हो गया तब भी उनका टोटल इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मगर 99.9% केसेस में ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो 5 रुपये का शेयर प्राइस बढ़ना तो दूर की बात है, बल्कि घटकर 1 या 2 रुपये पर ज़रूर आ जाता है। इस तरह के पेनी स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन या शेयर प्राइस कम है, इसीलिए ये कंपनी कल को आसानी से डबल हो सकती है या इसका शेयर प्राइस आसानी से डबल हो सकता है। मगर रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। 2018 में जब एप्पल का वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन पर पहुंचा, तब बहुत से लोगों को ये लगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन तो हो गया है, बट इसका डबल यानी 2 ट्रिलियन कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम इसमें 15 साल लगेंगे। मगर अगले 2 साल में ही कंपनी 2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर गई। और भी कई डिसएडवांटेजेस हैं पेनी स्टॉक्स में। फॉर एग्जांपल, इनका वैल्यूएशन कम होने की वजह से इन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है और अक्सर इन स्टॉक्स में पंप एंड डंप भी देखने को मिलता है। हाँ, अब इस पॉइंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे पेनी स्टॉक्स बुरे होते हैं। इनफैक्ट कई पेनी स्टॉक्स तो मल्टी बैगर्स भी बन जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है टाइटन के स्टॉक्स, जो 4.5 रुपये से बढ़कर आज 2,000 रुपये पर आ गया, यानी 20 साल में 10,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न। मगर इस तरह के पेनी स्टॉक्स जो आगे जाकर मल्टी बैगर बन जाए, ये ढूंढना रेत में कील ढूंढने के बराबर है। मगर इसमें कंडीशन ये है कि कंपनी स्ट्रांग भी होनी चाहिए, दूसरा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड भी रहना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जो कि एक्चुअली एक बुक का नाम है जिसे एक्सक्लूसिवली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लिखा गया है। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब 20th सेंचुरी का टाइम, जब लोग अपनी प्रीशियस चीज़ें, गोल्ड, डायमंड या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह कॉफ़ी कैन में छुपा कर रखते थे और सालों तक हाथ नहीं लगाते थे, और सालों बाद जब वो अपने कैंस को खोलते तब उसकी वैल्यू कई गुना तक बढ़ गई होती। गाइस, आज की डेट में ज़्यादातर एडवाइज़र्स हमें यही बताएंगे कि कब खरीद कर कब बेचना है, और हमेशा बस बाय सेल करने को बोलते रहेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे उतना ज़्यादा उनका कमीशन बनेगा।
ईयर 1984 में रॉबर्ट कर्बी एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट बहुत से क्लाइंट्स को सर्व कर रहे थे। उनके एक क्लाइंट थे मिस्टर रिचर्ड, जिनको वो भी हमेशा मार्केट को टाइम करके बाय सेल करने को सजेस्ट करते थे और इस ट्रेडिंग में उनका प्रॉफिट भी हो रहा था। बट रिचर्ड ने यहाँ पर एक यूनिक चीज़ करी। जब भी कर्बी उन्हें कोई स्टॉक बाय करने को कहते, वो हमेशा उस स्टॉक को 2 जगह बाय करते। दूसरे वाले स्टॉक को वो कर्बी को बिना बताए बाय करते और फिर जब कर्बी उन्हें सेल करने को कहते तो वो सेल भी कर देते, मगर जो शेयर उन्होंने मिस्टर कर्बी को बिना बताए लिए होते उसे सेल नहीं करते। और ऐसे करते करते उन्होंने अनसोल्ड स्टॉक्स का एक अलग पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था, जिसमें वो ऐसे स्टॉक्स रखते थे जिसे वो मिस्टर कर्बी के कहने पर खरीदते तो थे मगर बेचते कभी नहीं थे। फिर एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनके दोनों पोर्टफोलियो उनकी वाइफ ने मिस्टर कर्बी को लाकर दिखाया। कर्बी दोनों पोर्टफोलियो को देखकर हैरान रह गए। जिस पोर्टफोलियो को उन्होंने एक्टिवली मैनेज किया था, अपनी नॉलेज और अपनी रिसर्च पर उसमें स्टॉक्स पिक करवाए थे और बाय सेल करवाया था, उसकी वैल्यू रिचर्ड के पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो की वैल्यू के 1/10 थी। यूँ तो देखा जाए तो रिचर्ड के पोर्टफोलियो की 60% कंपनीज लॉस में थी, बट जिन 40% कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया था वो उन लॉस मेकिंग कंपनीज के लॉस से कई गुना ज़्यादा था। रिचर्ड के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिनकी वैल्यू $5,000 से बढ़कर $8 लाख हो गई थी। तो इस पॉइंट से सिंपली हमें यह समझ आता है कि हमें बाय सेल के चक्कर में नहीं पड़ना है और मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना लास्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड में हमें हमेशा से 8 से 10% का गारंटीड रिटर्न मिला है। वहीं निफ्टी इंडेक्स फंड में हमें ईयरली 15% का रिटर्न मिला है। फिर भी हमें अपने पोर्टफोलियो का कुछ % गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही गोल्ड में रिटर्न ज़्यादा ना हो, मगर ये मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली रिसेशन या क्रैशेस में। बल्कि क्रैशेस में जहाँ एक तरफ शेयर मार्केट या रियल एस्टेट डिक्लाइन करता है, दूसरी तरफ गोल्ड इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉफिट देता है। 2008 या अभी कोरोना में जब मार्केट 50% पर आ गई थी, तब गोल्ड ने उस एक साल में 15 से 20% की ग्रोथ दिखाई थी। इसीलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर गोल्ड में हमेशा इन्वेस्ट करता है ताकि मार्केट क्रैशेस में उसका कम से कम लॉस हो। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।